Welcome to the channel completely dedicated to the political science. Today we are going to discuss political thoughts of Swami Vivekanand, and आज हम लोग नेशनलिस्ट आइडिया ऑफ स्वामी दयानंद जी उनके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद जी के राष्ट्रवादी विचार क्या थे, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दयानंद एक राष्ट्रवादी विचारक थे। उन्होंने अपने चिंतन में भारतीय संस्कृति के गौरव और भारतीय अस्मिता का शंखनाद किया। वो भारतीय राष्ट्रवाद को वैचारिक संबल प्रदान किया। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान करते हुए भारतीय जनमानस में भारतीयता के प्रति गौरव के भाव को जगाया। उन्होंने सामाजिक जीवन में विद्यमान कुरीतियों, अंधविश्वासों और विघटनकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर भारतीय समाज को जागरूक बनाने और उसे एकता के सूत्र में बांधने में निर्णायक और अहम भूमिका निभाई। दयानंद की चिंतन में अंतर्निहित राष्ट्रवादी वैचारिक तत्वों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है भारतीय गौरव की घोषणा। दयानंद भारतीय राष्ट्रीय गरिमा के घोर समर्थक थे और उन्होंने ऐसे समय में अपने विचारों का प्रतिपादन किया जब भारत राजनीतिक दृष्टि से पराधीन था। भारतीयों में यह भाव उत्पन्न किया जा रहा था कि बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से ब्रिटिश लोग भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। उस समय जिन प्रबुद्ध व्यक्तियों ने समाज सुधारों तथा भारतीय जनता में शिक्षा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता अनुभव की, वे सभी प्रायः समाज सुधार की प्रेरणाएं पश्चिमी सभ्यता और जीवन मूल्यों से ग्रहण कर रहे थे। दयानंद ने वैदिक ज्ञान और वैदिक मूल्यों की सर्वोपरिता एवं उत्कृष्टता का उद्घोष करके भारतीयों में अपने गौरवमय अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति अभिमान और अभियान का भाव जागृत किया। वेदों और अन्य भारतीय गौरव ग्रंथों की प्रामाणिक और वैज्ञानिक व्याख्या करके दयानंद ने भारतीय जनता को यह मार्ग बताया कि अंधविश्वासों, असमानताओं और रूढ़ियों से मुक्त तथा लोकतांत्रिक आदर्शों और जन कल्याण से प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु चिंतन, मूल्य एवं ज्ञान की भारतीय विरासत के प्रति जागरूक और समर्पित होकर भारतीय जनता अपने खोए हुए आत्मगौरव को पुनः अर्जित कर सकती है। दयानंद ने कहा कि भारत की पराधीनता का मूल कारण भारतीय जनता द्वारा वेदों में प्रतिपादित जीवन मूल्य और आचरण के नियमों की उपेक्षा रहा है। उनके अनुसार वेदोक्त जीवन पद्धति से हटकर भारतीय लोग चारित्रिक पतन के मार्ग पर चल पड़े हैं। परिणाम स्वरूप विदेशियों ने भारत पर आधिपत्य कर लिया है। इस तथ्य ने दयानंद को व्यथित किया कि ईसाई मिशनरी भारत में ईसाईयत का प्रचार कर रहे थे तथा हिंदू धर्म की कमजोरियों को प्रकट करके हिंदू धर्म की तुलना में ईसाई धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। दयानंद ने वेदों को धर्म का प्राचीन स्रोत स्वीकार करके निर्भीकतापूर्ण घोषित किया कि हिंदू धर्म में वर्तमान में विद्यमान विकृतियाँ, मूल्य मूल वैदिक धर्म के विपरीत है। वेदों के आधार पर हिंदू धार्मिक विश्वासों और जीवन पद्धति की विवेक सम्मत व्याख्या कर दयानंद ने न केवल वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया, अपितु दृढ़तापूर्वक ईसाईयत और इस्लाम की दुर्बलताओं पर भी कठोर प्रहार किया तथा आत्मविश्वास पूर्वक यह उद्घोषणा की कि वेदों पर आधारित हिंदू जीवन पद्धति व धार्मिक विश्वास ईसाईयत एवं इस्लाम की तुलना में हीन नहीं है।
अपितु श्रेष्ठतर है। वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के संदेश देकर उन्होंने भारतीय में अपने धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति गौरव का भाव संचारित करते हुए भारतीयों को आत्महीनता से मुक्त किया तथा उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया। दूसरे बिंदु के ऊपर बात करेंगे, परंपराओं और अंधविश्वासों की आलोचना। दयानंद ने भारतीय समाज के विकास पर बल देते हुए अतार्किक और विवेक शून्य परंपराओं और अंधविश्वासों पर प्रहार किया। वे भारत पर राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विदेशी आधिपत्य से अत्यंत दुखी थे। उनके शब्दों में कहा जाए तो पारस्परिक फूट, अज्ञान, चारित्रिक पतन और अनेक सामाजिक कुरीतियों के कारण ही भारत पर विदेशियों का आधिपत्य स्थापित हुआ है। उन्होंने राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से भारतीय गौरवशाली अतीत की और भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने दुर्योधन जैसे पात्रों की निंदा की, जिसके कारण आर्यों में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न हुआ और कौरव, पांडव एवं यादवों का नाश हुआ। दयानंद ने भारतीयों को महाभारत के युद्ध में आपसी वैमनस्य के दुष्परिणामों के प्रति सचेत होने की सीख लेने का परामर्श दिया। उनके शब्दों में आपस की फूट से कौरव, पांडव और यादवों का सत्यानाश हो गया। वह तो अतीत की घटना है, परंतु अब भी वही रोग भारतीयों को ग्रसित किए हुए है। जाने कभी भारत इस भयंकर राक्षस से मुक्त हो पाएगा या नहीं। यह राक्षस आर्यों को सब सुखों से वंचित करके दुखों के महासागर में डुबो देगा। दयानंद ने भारतीय समाज में व्याप्त अनेक अंधविश्वासों और कुरीतियों, अस्पृश्यता, विधवा विवाह का निषेध, बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता का निषेध, विदेश यात्रा आदि का दृढ़तापूर्वक विरोध किया तथा ये घोषणा की कि जब तक समाज में से इन कुरीतियों का निवारण करके भारत में समाज के सदस्यों के मध्य समानता को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा स्त्री और शूद्रों की शिक्षा व आत्मोन्नति के अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे, तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। तीसरे बिंदु की बात करेंगे, दयानंद भारतीय स्वाधीनता के घोर समर्थक थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, किंतु भारत की स्वतंत्रता के प्रति आग्रह उनके चिंतन में भली भांति प्रकट होता है। वे विदेशी शासन से मुक्ति को भारत के लिए अत्यंत अनिवार्य मानते थे। उनकी मान्यता थी कि विदेशी शासन के अधीन भारतीय जनता को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। विदेशियों ने भारतीयों पर राजनीतिक आधिपत्य ही स्थापित नहीं किया, अपितु उन्हें सांस्कृतिक रास्ता में भी जकड़ रखा है। वे राजा राम मोहन राय जैसे लोगों के इस मत से सहमत नहीं थे कि ब्रिटिश संपर्क भारत के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। उनका मत था कि भारतीयों में ब्रिटिश शासन भारत के लिए हर दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हुआ है। उनके शब्दों में कहा जाए तो विदेशी शासन भले ही मतांतरों के पूर्वाग्रह से मुक्त हो, पक्षपात शून्य, दयालु, कल्याणकारी, न्यायशील हो, तब भी वह सुखमय नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर हम स्वामी दयानंद के विचारों के व्यापक स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। बात करेंगे चौथे बिंदु की, स्वदेशी, जो कि उनका मूल आधार था उनके राष्ट्रवादी विचारों का। दयानंद ने स्वदेशी अपनाने की जनभावना को जागृत करते हुए भारतवासियों में पश्चिमी सभ्यता के अंधा अनुकरण की प्रवृत्ति की तीव्र आलोचना की। उनका मत था कि स्वदेशी मूल्य, स्वदेशी शिक्षा पद्धति और विदेशी वस्तुओं को छोड़कर विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति भारतीय जनता की मानसिक दास्ता को ही प्रदर्शित करती है। उन्होंने इस संदर्भ में ब्रिटिश लोगों की प्रशंसा की कि वे स्वयं स्वदेशी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश लोग अपनी जाति की उन्नति के लिए तन मन धन से समर्पित है और उनके लिए सदैव सक्रिय रहते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में भी इतना अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी उन्होंने रहन सहन, वेशभूषा आदि की अपनी पद्धति को नहीं छोड़ा है। उन्होंने इस बात के लिए भी यूरोपीय लोगों की प्रशंसा की कि वह उनमें बाल विवाह प्रचलित नहीं है। बिना किसी भेदभाव के बालकों और बालिकाओं की शिक्षाओं को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा विवाह आदि विषयों में पुरुष और स्त्री दोनों को आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान किया जाता है। बात करेंगे अगली बिंदु की, राष्ट्रीय सुदृढ़ता और सामाजिक एकता।
महर्षि ने सामाजिक एकता को राष्ट्रीय सुदृढ़ता का मूल मंत्र माना। उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान विघटनकारी प्रवृत्तियों का उन्मूलन कर सामाजिक शक्ति को संगठित करना चाहा, ताकि इस शक्ति का राष्ट्र निर्माण के कार्य में सार्थक उपयोग किया जा सके। उन्हें इस बात का दुख था कि भारतीय समाज में दो वर्गों स्त्री और पुरुष से समझे जाने वाले लोगों की सक्रिय सामाजिक जीवन की मुख्य धारा से अलग थलग पटक दिया गया है। परिणाम स्वरूप स्त्रियां और दलित वर्ग आत्मोन्नति के अवसर से वंचित है और सामाजिक उन्नति में भी वे अपना पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान छुआछूत की प्रवृत्ति के उन्मूलन पर बल दिया, ताकि समाज में समानता की स्थापना हो सके तथा जाति पाति और छुआछूत की अनावश्यक भेदभाव सामाजिक एकता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न न कर सके। दयानंद ने स्त्री की स्वतंत्रता और शिक्षा प्राप्त करने के उनके अधिकार को समान रूप से महत्वपूर्ण माना। उनका मत था कि स्त्रियों की शिक्षा से वंचित करके भारतीयों का हित नहीं किया जा सकता। अपितु समाज के महत्वपूर्ण वर्ग की क्षमताओं में इस शिक्षा के माध्यम से होने वाली वृद्धि को रोककर समाज को गंभीर रहित किया है। अगला बिंदु था निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता। दयानंद ने भारतीयों में निर्दयता और चरित्र की सुदृढ़ता पर बल दिया तथा उनका मत था कि निर्भीक और चरित्रवान नागरिक ही एक सुदृढ़ राष्ट्र का आधार बन सकते हैं। उनका मत था कि भारतीयों का चारित्रिक पतन ही राष्ट्र के पतन और विदेशी आधिपत्य का कारण रहा है। जिस पुरुष में अन्याय का प्रतिकार करने का साहस नहीं है, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने भारतीयों से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने तथा न्याय को प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार के दारुण दुखों और कष्टों से अप्रभावित रहते हुए प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तैयार रहने का आग्रह किया था। दयानंद ने विचारपूर्वक असत्य का परित्याग और सत्य को स्वीकार करने की तत्परता, अपने ही सम्मान, सबके सुख की कामना तथा न्याय की प्रतिष्ठा और अन्याय के उन्मूलन के प्रति समर्पण को चरित्रवान नागरिकों के लिए आवश्यक गुणों के रूप में मान्यता प्रदान की थी। भारतीयों की निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता के प्रति दयानंद का आग्रह उनके उत्कृष्ट राष्ट्रवाद का ही एक पक्ष है। अगला जो बिंदु है वह है हिंदी भाषा। दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया था और उन्होंने स्वीकार किया कि जन सामान्य में सर्वाधिक प्रचलित भाषा को सबके द्वारा अपनाए जाने से ही देश की भावनात्मक एकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसीलिए स्वयं की मातृभाषा गुजराती होते हुए भी तथा संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए उन्होंने अपने व्याख्यानों और संदेशों को देश और कोने में पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश सहित अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना सरल हिंदी भाषा में ही की थी। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दयानंद ने सूत्रबद्ध रूप में राष्ट्रवाद का ही उद्घोषणा करते हुए भी अपने विचारों को राष्ट्रवादी स्वर को प्रखर अभिव्यक्ति दी। आर्य समाज जैसी संस्था की स्थापना के द्वारा उन्होंने देश के धार्मिक, सामाजिक, चारित्रिक एवं मानसिक सुधारों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में संगठित एवं संस्थागत प्रयत्नों का सूत्रपात किया। राष्ट्रवाद के प्रति उनके योगदान का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रफीक जाकरिया ने लिखा है, भारत की दुखद फूट को दूर करने के लिए तथा सामाजिक दृष्टि से देश को एकताबद्ध करने के लिए दयानंद जातियों और वर्गों के भेदभाव को नष्ट करना चाहते थे। उसे धार्मिक एकता प्रदान करना चाहते थे। उसे राजनीतिक दृष्टि से एक करने के लिए वे उसे विदेशी शासन से मुक्ति दिलाना चाहते थे। आधुनिक हिंदू समाज में संगठन की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है उसका मुख्य श्रेय दयानंद जी को ही जाता है। तो यहाँ पर आज हमने इस चर्चा के दौरान स्वामी दयानंद के राष्ट्रवादी चिंतन के आधारों को जानने और समझने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको ये वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। अगले वीडियो व्याख्यान में हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक दर्शन के ऊपर। उनकी सोशल फिलॉसफी क्या थी और उसके आधार क्या क्या थे, क्या उनकी विशेषताएँ थी, इस बात का जायज़ा हम अगले वीडियो व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।